हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इकोनॉमिक्स वर्ल्ड बाय सिमर। सो हम आज अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं एंड हम लोग ने अभी तक डिमांड की दो सीरीज कर चुकी है। फर्स्ट सीरीज में हमने पढ़ा था डिमांड एंड टाइप्स ऑफ डिमांड एंड सेकंड सीरीज में हमने सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। एंड आज हमारी थर्ड पार्ट है सीरीज का एंड इस थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिमांड स्केड्यूल एंड डिमांड कर्व के बारे में। Okay, so this also constitutes a very important topic of the topic demand. Okay, so let's start. So first is basically the demand schedule. ये डिमांड स्केड्यूल क्या होता है? ठीक है, तो डिमांड स्केड्यूल क्या होता है? बेसिकली आपको इसमें डिमांड की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। डिमांड की डेफिनेशन क्या थी? डिमांड की डेफिनेशन यही थी ना कि द अमाउंट ऑफ कमोडिटी विच द कंज्यूमर्स आर रेडी टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब बस यही, अगर हम इसका टेबल बना रहे हैं, ठीक है, अगर हम टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, सो दैट इज द डिमांड शेड्यूल। एंड अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखा रहे हैं, सो दैट इज द डिमांड कर्व। देखिए कैसे। तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है? इट इज बेसिकली द टेबल which shows the quantity of the commodities which the consumers are ready to purchase at a particular price ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर प्राइस और ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम में की वर्ड है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या है? डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल बेसिकली हमारा टेबल है जो क्या दिखाता है? क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी जो हमारे कंज्यूमर्स रेडी हैं परचेज करने के लिए एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। अब यही डिमांड शेड्यूल हमारे टू पार्ट्स में बटा होता है। फर्स्ट इज बेसिकली आर individual demand schedule and second is the market demand schedule। ठीक है, अब ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हमारा वो टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन दिखाता है जो हम इंडिविजुअल कंज्यूमर्स का बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक सिंगल हाउस होल्ड को अपने अकाउंटिंग में ले रहे हैं एंड अगर हम उसके प्राइस और डिमांड का लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली क्या था? जब हम रिलेशनशिप देखते हैं किसके बीच में, वी सी द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी। तो अगर हम एक इंडिविजुअल कंज्यूमर का देखेंगे, सो दैट विल बी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं टेबल बना रही हूँ, ठीक है, यही हमारा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स। ठीक है, तो मान लीजिए कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी। एंड अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो हम लोग इसी रिलेशनशिप को साथ में लेके चलेंगे। मान लीजिए कि मैं यहाँ प्राइस को बढ़ा रही हूँ, यहाँ पे 10 हुआ, यहाँ पे 15 हुआ, यहाँ 20 हुआ। तो जब प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? क्वांटिटी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। तो मान लीजिए कि जब हमारा प्राइस 10 था तो हम क्वांटिटी कितनी कंज्यूम कर रहे थे? 20 कंज्यूम कर रहे थे। अब प्राइस हमारा इंक्रीज हो गया 15 में, तो हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। मान लीजिए कि मैंने इसको 14 कर दिया और जब प्राइस और बढ़ गया 20 हो गई, तो ये कितना हो जाएगा? मान लीजिए कि 8 हो गया। तो जब प्राइस इंक्रीज होने से हमारी क्वांटिटी क्या हो जा रही है? डिक्रीज हो जा रही है। एंड दैट विल बी वाइस वर्सा रिलेशनशिप। तो ये बेसिकली हमारा क्या था? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। यहाँ पे हम सिंपल प्राइस और क्वांटिटी एक कंज्यूमर की देख रहे हैं। तो जब हम किसी एक कंज्यूमर की देखते हैं प्राइस एंड क्वांटिटी की रिलेशनशिप, तो उसे हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। एंड यही हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या आ जाएगा? जब हम पूरे हाउस होल्ड्स की साथ में देखते हैं, when we see the amount of the commodity which all the consumers are ready to purchase at a particular price during a particular period of time, जब हम इन सारे households की tabular representation बनाते हैं, so that is basically the market demand schedule. For example, मान लीजिए मैं टेबल बना देती हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली हो जाएगा हमारा प्राइस ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए, क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी, क्वांटिटी डिमांडेड बाय सी, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा?
मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड मतलब हमारी जितनी भी क्वांटिटीज है सारे हमने एज्यूम किया है कि हमारे मार्केट में 3 कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी। अब ये जितनी भी क्वांटिटीज परचेज करेंगे मार्केट डिमांड हमारा क्या होगा, इनका सम टोटल। और यही अगर हम लोग ब्रॉडर लेवल में पढ़े तो ऑब्वियसली हम लोग उसको नेशनल इनकम के कंपैरिजन में पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में वी आर जस्ट टेकिंग हाइपोथेटिकली द 3 कंज्यूमर्स। तो मान लीजिए कि प्राइस हमारा है 5 4 3 2। तो प्राइस बेसिकली हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो हमारी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे ये 2 कर रहा है, 5 7 10 4 8 16 20 1 2 3 4। तो देखिए जब हमारा प्राइस 5 था तो इस 5 प्राइस पे ए ने कितनी क्वांटिटी डिमांड की, 2 कमोडिटी की, बी ने कितनी की, 4 और सी ने कितनी की, 1। वैसे ही जब हमारा प्राइस 4 हो रहा है, कम हो जा रहा है, तो क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए कितना है, 5, क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी कितना है, 8, क्वांटिटी डिमांडेड बाय सी कितना है, 2। एंड सिमिलरली when the price is 3, these are the quantities, when the price is 2, these are the quantities. Now how we will take out the market demand? Market demand में हम क्या करेंगे कि इनका sum total कर देंगे। So what is 2 plus 4 plus 1? That is 7। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, (26 and 34)। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, मार्केट डिमांड स्केड्यूल। हमने क्या बनाया, हमने टेबल बनाया। ठीक है, तो इन्हीं टेबल को हम क्या कहते हैं, जब हम टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये बेसिकली क्या है हमारा, टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। तो जब हम टेबल के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो बेसिकली हमारा क्या हो जाता है, डिमांड स्केड्यूल हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द टेबल जो हमारी क्वांटिटी दिखाता है बाय द कंज्यूमर्स एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर मैं बात करूं कि ये डिमांड कर्व क्या होता है, तो मैंने क्या बोला कि डिमांड स्केड्यूल हमारा होता है टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। अब अगर मैं बात कर रही हूं कि हमारा डिमांड कर्व क्या होता है, तो वही सेम डेफिनेशन ऑफ डिमांड रहेगी, और यहां पे बेसिकली क्या आ जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जब हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे द अमाउंट ऑफ द कमोडिटी विच द कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड रेडी टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। सेम डेफिनेशन आपकी डिमांड की, मैंने कहा था ना पहले कि आपकी जो डिमांड की डेफिनेशन है वो सेम हर जगह रहेगी, बस थोड़े से उसके क्राइटेरिया चेंज होते जाएंगे। तो इसके अंदर हम कर्व में क्या ऐड कर देंगे, हमें स्केड्यूल में क्या ऐड किया था कि वो टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन था, ग्राफ में हम क्या ऐड करेंगे कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है of the amount of commodities which the consumers are ready to purchase at a particular price during a period of time। अब ये भी हमारा डिमांड कर्व 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है, और एक होता है हमारा मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, अब पहले तो हम समझ लें कि डिमांड कर्व हमारा बनता कैसे। देखिए हमेशा याद रखिए हमारा प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, दैट इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। तो नेगेटिव रिलेशनशिप के लिए हमेशा जो हमारा ग्राफ बनता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। तो पहले तो आप ग्राफ का कंसेप्ट समझ लो। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे प्राइस शो कर रहे हैं, यहाँ पे क्वांटिटी शो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो जब मान लीजिए कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है हमारा डिमांड कर्व, आप याद रखिए हमेशा जो हमारा डिमांड कर्व बनता है वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का रीजन ही यही होता है क्योंकि वो नेगेटिव रिलेशनशिप शो करता है। नेगेटिव रिलेशनशिप मतलब हमारा प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा, अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड हमारी इंक्रीज होगी। कैसे, देखिए मान लीजिए कि प्राइस हमारा यहाँ पर है, ठीक है, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, ठीक है, तो ये मान लीजिए प्राइस है, तो ये क्वांटिटी डिमांड है। अब मान लीजिए कि हमारा प्राइस क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, तो इंक्रीज प्राइस में हमारी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, देखिए ये
प्राइस हमारा डिक्रीज हो गया। पहले हमारा जब प्राइस ये था तो क्वांटिटी हम इतनी परचेज कर रहे थे, अब हमारा प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। प्राइस इंक्रीज हो गया तो रेशनल कंज्यूमर क्या बोलेगा कि छोड़ यार, अभी कमोडिटी कंज्यूम नहीं करते, हम बाद में कर लेंगे, और उस केस में हम अपनी क्वांटिटी डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो देखिए क्वांटिटी डिमांड हमारी कम हो गई, यहाँ क्यू था यहाँ क्यूडी हो गया, कम हो गई क्वांटिटी डिमांड प्राइस इंक्रीज होने से, एंड वाइस वर्सा। मान लीजिए कि प्राइस हमारा यहाँ होता, ठीक है, प्राइस हमारा मान लीजिए यहाँ होता है क्वांटिटी ये, अब हम कह रहे थे कि प्राइस डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर, तो जब प्राइस हमारा P2 था तो QD1 था, अब जब हमारा प्राइस डिक्रीज हो गया तो क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो गई, वही वाइस वर्सा रिलेशनशिप। तो इसीलिए जो हमारा कर्व बनता है वो हमारा कैसा बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। एंड यही है हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अगर हम किसी एक कंज्यूमर का बना रहे हैं, मान लीजिए मैंने इसको हमने लिया, मैंने इसी टेबल के अकॉर्डिंग बनाया, ठीक है, कि जो हमारी मान लीजिए कोई एक कंज्यूमर था, उसने यही कंज्यूम किया 543, इसमें एक और बना देती हूँ, और डिमांड हो गया 25710, ठीक है। तो प्राइस हमारा डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो मान लीजिए मैंने इसी को टेबल में इसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दिया, इसी ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। जब हम एक सिंगल कंज्यूमर की हम क्वांटिटी और प्राइस को अपने ग्राफ में उतार रहे हैं, दैट इज द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अब अगर हम मार्केट डिमांड कर्व की बात करें, तो जो मार्केट डिमांड कर्व होता है हमारा, वो ऑब्वियसली हमारे जितने भी कंज्यूमर्स होंगे उनका तो अलग से बनेगा ही बनेगा, प्लस एक मार्केट डिमांड कर्व भी बनेगा। मान लीजिए कि जैसे मैंने देखिए मार्केट डिमांड कर्व में मान लीजिए कि मैंने क्वांटिटी डिमांडेड बाय ए बी सी लिया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ए का कर्व हमारा ऐसे बन रहा है, बी का कर्व हमारा ऐसे बन रहा है, सी का कर्व हमारा ऐसे बन रहा है, तो जो मार्केट डिमांड कर्व बनेगा, मार्केट डिमांड कर्व हमारे इसी इंडिविजुअल डिमांड कर्व से डिराइव होगा, ठीक है। तो वो हमारा कैसा बनेगा, वो बेसिकली हमारा थोड़ा सा फ्लैटर बनेगा, क्योंकि वो सम टोटल होगा सबका, तो वो बेसिकली हमारा क्या बन जाएगा, फ्लैटर बन जाएगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व से ही हम क्या निकालते हैं, मार्केट डिमांड कर्व। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड कर्व होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होता है। ऑब्वियसली एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड अभी हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिमांड कर्व होता है दैट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या शो करता है, इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी, क्योंकि जब प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी, और प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी। So this was basically the concept of the demand schedule and the demand curve. Demand schedule में हम basically क्या दिखाते थे, the tabular representation, जब हम tables के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डिमांड कर्व में हम क्या शो करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और इन्हीं दोनों में इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है, एंड कर्व में इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व होता है। सो दिस वाज बेसिकली आवर टुडेज टॉपिक, एंड नेक्स्ट में हम रीजन समझेंगे कि हमारा जो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये जो हमारा ग्राफ है डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, एंड दैट विल आल्सो बी एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो यू ऑल शुड अटेंड टू दैट आल्सो। एंड सो यही था आज का हमारा टॉपिक, एंड आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड डू फॉलो माई चैनल ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम, इकोनॉमिक्स वर्ल्ड बाय सिमर के नाम से ही है, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। थैंक यू वेरी मच।